विद्यार्थी का मैं बहुत बहुत वेलकम करता हूं और वेलकम की इस कड़ी में बच्चों आज हमारा टॉपिक चलेगा हिंदू मंदिर स्थापत्य कला। हिंदू मंदिर स्थापत्य कला का जो टॉपिक हम पढ़ रहे थे उसमें हमने गुप्तकालीन मंदिरों की जो स्ट्रक्चर है या उसकी आकृति जो होती है उसका हमने विस्तार से वर्णन किया था। और फिर हमने उस विस्तार से वर्णन करने के बाद हम यहाँ अब जो है गुप्तकालीन मंदिरों की जो विशेषता है उसमें शैलियाँ होती है तीन प्रकार की। नागर शैली होती है पहले नंबर की, दूसरे नंबर की बेसर शैली होती है और तीसरी द्रविड़ शैली होती है। तीन शैलियों की हम बात करेंगे। पहली शैली की विशेषता कौन सी थी, दूसरी शैली की विशेषता कौन सी थी और तीसरी शैली की विशेषता कौन सी थी। और आज हम जो है अपने अध्याय के अंदर बच्चों केवल नागर शैली का ही हम उल्लेख करेंगे कि नागर शैली में मंदिर किस प्रकार के होते थे, मंदिर का गेट कैसे होता था, मंदिर के शिखर कैसे बनाए जाते थे। इस गुप्तकालीन जो परंपरा है और जो नागर शैली जो बनी थी, नागर शैली के काल में कौन कौन से शास्त्रों की रचना हुई थी, इन सभी का अध्ययन करने के लिए आपको मेरे साथ कॉपरेट करना होगा और बोर्ड पर आपको ध्यान देना होगा। सभी का ध्यान कहाँ रहेगा बच्चों? बोर्ड के ऊपर। यहाँ देखिए नागर शैली, ये कौन सी शैली है बच्चों? ये नागर शैली है। और नागर शैली के काल के अंदर जो वास्तुशास्त्रीय ग्रंथों की रचना हुई थी, वास्तुशास्त्रीय ग्रंथों में सबसे पहला ग्रंथ आता है समरांग गणसूत्रधार। समरांग गणसूत्र ये सबसे पहला नंबर का ग्रंथ, इसकी रचना हुई थी। उसके बाद में विश्वकर्मा शास्त्र, ये कौन से नंबर का है? दूसरे नंबर का विश्वकर्मा शास्त्र, इसकी रचना हुई थी। फिर इसके बाद हम देखेंगे बच्चों तीसरे नंबर पर कौन सा आता है? तीसरे नंबर पर आता है विश्वकर्मा वास्तुशास्त्र। विश्वकर्मा वास्तुशास्त्र की आती है। फिर 4 नंबर पे हम देखेंगे विश्वकर्मा वास्तुशास्त्र। विश्वकर्मा वास्तुशास्त्र के बाद में कौन सा है? मयंतम। ये कौन सा है बच्चों? मयंतम एक ग्रंथ है। और मयंतम के बाद कर्म प्रकाश है, अपराजिता प्रशा है, ईशान शिव गुरुदेव है, शिल्प रतन है। ये सारे के सारे क्या है? वास्तु शिल्प कला के वास्तुशास्त्र के ग्रंथों की रचना किस काल में हुई थी? ये हुई थी नागर शैली के काल में। नागर शैली कहाँ पर है? भारत के अंदर है। कौन से भारत में है? ये उत्तरी भारत में जितने भी मंदिर बनाए गए थे वो सभी नागर शैली के मंदिरों का निर्माण किया गया था। यहाँ नागर शैली के मंदिरों के निर्माण करने के, नागर शैली के मंदिरों की जो निर्माण प्रक्रिया रहती है वो किस तरह से रहेगी? आपको यहाँ ये दिखाई दे रहा है बच्चों, ये यहाँ पे क्या है? इसको गर्भगृह कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? गर्भगृह कहा जाता है। गर्भगृह का मतलब होता है जब हम किसी भी भगवान की मूर्ति को जब प्रतिष्ठित करते हैं हम और मूर्ति की प्रतिस्थापना करते हैं और सारे लोग बड़े धूमधाम से भगवान शिव की मूर्ति को प्रतिस्थापित किया जा रहा है या गणेश जी की मूर्ति को प्रतिस्थापित किया जा रहा है या हनुमान जी की मूर्ति को प्रतिस्थापित किया जा रहा है, तो गर्भगृह में मूर्ति को रखा जाएगा। और गर्भगृह में मूर्ति को रखकर सभी लोग जो है भगवान की पूजा करते हैं वहाँ पे। और वो जो है उस मूर्ति के रूप में वो क्या कहलाता है? वो जगह कौन सी कहलाती है? वो एक मंदिर कहलाता है। और यही मंदिर जी की परंपरा जो थी, इस परंपरा को नागर शैली की परंपरा कहा जाता है। नागर शैली हमारे भारत के उत्तर भारत में नागर शैली का विकास हुआ था। नागर शैली के मंदिर कहाँ कहाँ बने थे? गुर्जर प्रतिहार वंश के राजाओं ने नागर शैली के मंदिर बनाए थे। परमार वंश के राजाओं ने नागर शैली के मंदिर बनवाए थे। सोलंकी वंश के राजाओं ने मंदिर बनवाए थे। उत्पल वंश के राजाओं ने मंदिर बनवाए थे जो कश्मीर का शासन था। गंग वंश के राजाओं ने ओडिशा के अंदर नागर शैली के मंदिर बनवाए थे। नागर शैली के मंदिरों में खुजराहो का मंदिर फेमस माना जाता है, कंदरिया महादेव का मंदिर फेमस माना जाता है, भुवनेश्वर में जो भगवान विष्णु के मंदिर फेमस माना जाता है। हम सब इन मंदिरों की चर्चा कर रहे हैं बच्चों यहाँ पे। तो यहाँ हमको जो है नागर शैली के मंदिरों की संरचना को सबसे पहले हम देखेंगे। यहाँ पे ये जो मैंने अभी आपको बताया ये गर्भगृह होता है बच्चों। इस गर्भगृह के बिल्कुल सामने, इसके बिल्कुल सामने क्या बनाया जाता है? मंडप बनाया जाता है। ये क्या है? मंडप है बच्चों, मंडप। इस मंडप के अंदर बड़े बड़े स्तंभ बनाए जाते हैं। इस मंडप में क्या बनाया जाता है? बड़े बड़े स्तंभ बनाए जाते हैं। और ये जो मंडप है बच्चों, इसी मंडप भी 2 प्रकार के होते थे। एक पूरा मंडप बनाया जाता था, एक अर्ध मंडप बनाया जाता था। यहाँ पर एक पूरा मंडप बनाया गया। इसके अंदर मंडप किसको कहते हैं? मंडप मध्यकालीन भारत की संस्कृति के इतिहास में मंदिरों के निर्माण की जो प्रक्रिया है, गर्भगृह के सामने जो मंडप बनाया जाता था, यहीं पर सारे लोग जो थे वो भजन करते थे। यहाँ भजन कीर्तन करते थे और भजन कीर्तन करते हुए भगवान की पूजा करते थे। आत्मा मन के मार्ग से जो आत्मा
को उतरने वाले रास्ता जो होता था उस पर ध्यान देते थे। तो यहाँ भजन, बैठकर भजन करने की प्रक्रिया ही क्या कहलाती है बच्चों? बैठकर भजन करने की प्रक्रिया ही क्या कहलाती है? मंडप में भजन, वो मंडप कहलाता है। वो प्रक्रिया क्या कहलाती है? मंडप कहलाता है। मंडप का निर्माण गर्भगृह के बिल्कुल सामने होता था। ये किसकी विशेषता पढ़ रहे हो बच्चों आप? ये पढ़ रहे हो आप नागर शैली की विशेषता पढ़ रहे हो। यहाँ पे मंडप मैंने बताया 2 प्रकार के होते हैं। मंडप का चित्र भी अभी मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से आपको दिखाया जाएगा कि मंडप किस प्रकार के होते हैं, गर्भ किस प्रकार का होता है। यहाँ शिखर जो है गर्भगृह के ऊपर, यहाँ पर शिखर है और ये शिखर जो है पिरामिड आकृति का होता है। आपको दिख रहा है ये किस आकृति का है? ये एक पिरामिड आकृति का बना होता है। यानी ये शिखर जो है पिरामिड आकृति के साथ साथ शिखर जो ऊपर बना शिखर कोणाकार रूप से ऊपर उठता हुआ दिखाई देता है। आपको कैसा दिखता है? कोणाकार रूप से हमें ऊपर उठता हुआ दिखाई देता है। और यहाँ हम देख रहे हैं कि ये गर्भगृह और ये जो चीज़ है बच्चों मंडप है, इनके बीच का जो ये रास्ता है, इस रास्ते को अंतराल कहा जाता है। इस रास्ते को क्या कहा जाता है? अंतराल कहते हैं। और ऊपर शिखर है। शिखर वाले मंदिर का उदाहरण सबसे पहले दशावतार का, देवगढ़ का दशावतार मंदिर का हमें उल्लेख प्राप्त होता है। और फिर हम देख रहे हैं कि विभिन्न देवी देवताओं के जो इनकी दीवारें जो हैं, यहाँ बाहर की जो दीवारें हैं, दीवारों पर विभिन्न देवी देवताओं के चित्र बने, चित्र उत्कीर्ण होते हैं, यहाँ पर उत्कीर्ण होता है। और कौन कौन से वंश, अभी मैंने आपको वंश बताए थे कि कौन कौन से वंश में, गुर्जर प्रतिहार वंश में नागर शैली के मंदिर हमें प्राप्त होते हैं। पाल वंश में हमें नागर शैली के मंदिर प्राप्त होते हैं। कारकोट और उत्पल वंश में हमें नागर शैली के मंदिर प्राप्त होते हैं। और सोम वंश और गंग वंश में हमें नागर शैली के मंदिर प्राप्त होते हैं। चंदेल वंश में नागर शैली के मंदिर प्राप्त होते हैं। सोलंकी वंश में नागर शैली के मंदिर प्राप्त होते हैं। परमार वंश में नागर शैली के मंदिर प्राप्त होते हैं। राजस्थान में हमें नागर शैली के मंदिर प्राप्त होते हैं। और मंदिरों में सबसे प्रमुख मंदिर कौन सा कहलाता है बच्चों? मंदिरों में भुवनेश्वर का मंदिर सबसे प्रमुख कहलाता है और खजुराहो के मंदिर सबसे प्रमुख कहलाते हैं। अब हम जो है इसके आगे की घटनाओं का अध्ययन करेंगे कि गुर्जर प्रतिहार वंश के कौन कौन से फेमस मंदिर थे और पाल वंश के कौन कौन से मंदिर फेमस थे, उत्पल वंश के कौन कौन से मंदिर फेमस हैं। गुर्जर प्रतिहार वंश में यहाँ ध्यान दीजिए बच्चों, गुर्जर प्रतिहार वंश में गुर्जर प्रतिहार वंश गुर्जर प्रतिहार वंश में ए नाम से कितने हैं? 2 मंदिर हैं यहाँ पे। और जय नाम से कितने मंदिर हैं? 2 मंदिर हैं। ए नाम से यहाँ पर आभानेरी मंदिर है। पहला कौन सा मंदिर है? आभानेरी मंदिर है। गुर्जर प्रतिहार वंश भारत के अंदर, अगर मैं भारत का यहाँ पे मैप बनाए बच्चों, और अगर आप ध्यान से देख रहे हो तो यहाँ देखिए, ये यहाँ राजस्थान है और ये एमपी वाला क्षेत्र है, यहाँ उड़ीसा है। तो ये ऊपर का भाग क्या कहलाता है? भारत का ऊपर का भाग क्या कहलाता है बच्चों? ये ऊपर का भाग कहलाता है उत्तरी भारत। और यहीं पर कौन सी शैली का? नागर शैली का विकास हुआ था। कौन सी शैली का विकास हुआ बच्चों? नागर शैली का विकास होता है। यहाँ दक्षिण भारत में यहाँ कौन सी शैली आई थी? यहाँ द्रविड़ शैली का विकास हुआ। कौन सी शैली का विकास हुआ? द्रविड़ शैली का विकास होता है। नागर शैली और द्रविड़ शैली, दोनों शैलियों को अगर मैं एक जगह मिश्रित कर दूंगा तो एक नई शैली उभर कर हमारे सामने आती है। और उस शैली का क्या नाम है? उस शैली का नाम है बेशर शैली। तो यहाँ कितनी 3 शैलियों का हम अध्ययन कर रहे हैं। और आज हमारा जो अध्ययन का जो विषय रहता है वो कौन सा विषय रहता है? नागर शैली रहता है। नागर शैली में सबसे पहला गुर्जर प्रतिहार वंश। गुर्जर प्रतिहार वंश ये भारत की उत्तरी दिशा है और ये भारत की पश्चिमी दिशा है। उत्तर और पश्चिम दिशा में राजपूताना, जम्मू कश्मीर से लेकर और एमपी तक का जो पूरा क्षेत्र होता है वो किन का अधिकार में होता है? वो गुर्जर प्रतिहारों के अधिकार में होता है। नागभट्ट ने गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना की थी। गुर्जर प्रतिहार वंश है। यहाँ अगर हम देखें तो इधर बंगाल के अंदर कौन सा वंश था? पाल वंश है। बंगाल में कौन सा वंश है बच्चों? पाल वंश है।
गुर्जर प्रति। और इधर आप दक्षिण में देखोगे तो यहाँ महाराष्ट्र में कौन सा वंश आता है, राष्ट्रकूट वंश आता है, राष्ट्रकूट वंश। कितने वंश हो गए यहाँ पे, 3 वंश हो गए। प्रतिहार वंश है पहले नंबर का, दूसरे नंबर का पाल वंश आता है, तीसरे नंबर का राष्ट्रकूट वंश आता है। प्रतिहार वंश, पाल वंश और राष्ट्रकूट वंश, अगर इन तीनों वंश का अगर मैं आपको संबंध बताएं तो इन तीनों के बीच में 100 वर्षों तक युद्ध होता है। कितने वर्षों तक युद्ध हुआ था बच्चों, 100 वर्षों तक युद्ध हुआ था। यहाँ दक्षिण से बार बार उत्तर भारत पर आक्रमण करने वाले आक्रमणकारी कौन थे, राष्ट्रकूट वंश के शासक थे। राष्ट्रकूट वंश के शासकों ने उत्तर भारत पर बार बार हमला किया था, आक्रमण किया था। यहाँ इस आक्रमण के अंदर 100 सालों के बाद में सफलता किसको प्राप्त होती है, 100 सालों के बाद में सफलता गुर्जर प्रतिहार वंश को सफलता प्राप्त होती है। कौन से वंश को, गुर्जर प्रतिहार वंश को सफलता प्राप्त होती है। गुर्जर प्रतिहार वंश में नागर शैली के जो मंदिर बने हैं उन मंदिरों में पहला नंबर, ऐसे मैंने आपको 2 बताए थे, आभानरी पहला नंबर था और दूसरा नंबर का मंदिर है ओसिया का मंदिर। ओसिया में सूर्य मंदिर बना हुआ है और जोधपुर के अंदर बना हुआ है। जय नाम से कितना है, एक चित्तौड़ के अंदर नागर शैली का मंदिर बना हुआ है और जय नाम से एक और मंदिर बना है बच्चों, जय नाम से चंद्रावती। कौन सी जगह, चंद्रावती। यहाँ कितने हुए, 1 2 3 और 4 और 5वां नंबर है श्यामला जी का मंदिर। तो यहाँ गुर्जर प्रतिहार वंश की अब हमने बात कर ली थी। गुर्जर प्रतिहार वंश में 4 मंदिर हैं यहाँ पे। ए नाम से 2 है, च नाम से 2 है और एक नाम ये है ए नाम से आभानेरी, ये पहला नंबर। दूसरा नंबर ओसिया आता है। तीसरा नंबर कौन सा आता है बच्चों, चित्तौड़ का नाम राजपूताना के इतिहास में राजा रतन सिंह के नाम से फेमस माना जाता है। और आप सब जो है रतन सिंह की कहानी और रानी पद्मावती की कहानी को बड़े ध्यान से अध्ययन किया था। किस तरह से रानी पद्मावती ने अपने पति देव रतन सिंह को चित्तौड़ के जेल से छुड़ाकर और वापस कौन सी जगह, दिल्ली की जेल से छुड़ाकर चित्तौड़ वापस लेकर आने वाली कौन थी, रानी पद्मनी थी। किस तरह रानी पद्मनी ने एक अपनी बुद्धिमता से योजना बनाई थी। 1600 सखियाँ डोलिया गई थी वहाँ पे अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में, दिल्ली दरबार के अंदर। ये इतिहास है बच्चों। और ये पाल वंश में पहला नंबर कौन सा था, दूसरा नंबर कौन सा था, तीसरा नंबर कौन सा था। पाल वंश यहाँ बंगाल के अंदर है बच्चों। कौन सा वंश है, बंगाल। पाल वंश का संस्थापक कौन कहलाता है, गोपाल कहलाता है। पाल वंश का सबसे महान शासक कौन आया था, धर्मपाल आया था। कौन आया था, धर्मपाल आया था। पाल वंश के शासकों कुर्कीहार आता है और तीसरे नंबर पर पाल वंश के तीसरे नंबर पर आता है आपके राजगिरी। यहाँ नालंदा है पहले नंबर पे, कुर्कीहार है दूसरे नंबर पे और तीसरे नंबर पे कौन सा मंदिर है, यहाँ पे राजगीर है। पाल वंश के जो शासकों ने नागर शैली के अंदर कितने मंदिर बनवाए थे, 3 मंदिर बनवाए थे। पहला कौन सा था, पहला नालंदा था। दूसरा कौन सा था, कुर्कीहार था और तीसरा नंबर कौन सा है बच्चों, राजगीर है। कौन सा है, राजगीर है। अब हम पाल वंश के मंदिरों को देखने के बाद कारकोट वंश या उत्पल वंश के कौन कौन से मंदिर थे, कारकोट वंश और उत्पल वंश के कौन कौन से मंदिर थे। कारकोट वंश का कौन सा मंदिर था, उत्पल वंश का कौन सा मंदिर था। तो यहाँ 3 मंदिरों की चर्चा हम करेंगे। पहला मंदिर परिहास नगर में यहाँ नागर शैली के मंदिर बनाए गए थे। दूसरे नंबर पे श्रीनगर में नागर शैली के मंदिर बनाए गए थे और तीसरे नंबर पे अवंती नगर पे नागर शैली के मंदिर बनाए गए थे। कौन से, अवंती नगर पर। तो 3 मंदिरों के नाम ही। पहला मंदिर कौन सा था बच्चों, पहला नंबर परिहास नगर। ये कौन सा नगर है, ये परिहास नगर। ये कौन सी शैली में बना है, उत्तर भारत में नागर शैली का मंदिर बना है। परिहास नगर के बाद श्रीनगर का मंदिर नागर शैली में बना है और श्रीनगर के बाद तीसरे नंबर का मंदिर जो है, तीसरे नंबर का मंदिर कौन सा है बच्चों, अवंती नगर। ये नागर शैली के मंदिर बने हुए हैं। परिहास नगर पहला है, श्रीनगर दूसरा है और अवंती नगर तीसरा है। कारकोट वंश या उत्पल वंश में कितने नगर हैं, परिहास नगर है, श्रीनगर है और अवंती नगर है। ये तीनों नगर उत्तर भारत की नागर शैली के मंदिर कहलाते हैं।
कारकुट उत्पल वंश के बाद अब हम सोमवंश और गंग वंश की बात करेंगे। अब कौन सा आता है बच्चों? सोमवंश आएगा और गंग वंश आएगा। सोमवंश और गंग वंश की हम बात करेंगे। सोमवंश और गंग वंश ये तो फेमस होता है उड़ीसा में। भारत में उड़ीसा यहाँ पर है। कौन सी जगह है? उड़ीसा। उड़ीसा में ये मंदिर फेमस माना जाता है। यहाँ पहले नंबर पर कौन सा था, दूसरे नंबर पर कौन सा था और तीसरे नंबर पर कौन सा मंदिर था? पहला नंबर, दूसरा नंबर और तीसरा नंबर, 3 मंदिर यहाँ पर फेमस माना जाता है सोमवंश और गंग वंश के अंदर। सोमवंश और गंग वंश का पहला मंदिर है भुवनेश्वर का मंदिर। कौन सा मंदिर है बच्चों? भुवनेश्वर का मंदिर। और दूसरे नंबर पर कौन सा फेमस मंदिर माना जाता है? यहाँ पे भुवनेश्वर के मंदिर के बाद में आता है कोणार्क का मंदिर फेमस माना जाता है। कोणार्क के बाद में यहाँ पे पुरी का मंदिर फेमस माना जाता है। पुरी तो भुवनेश्वर का टेम्पल है, कोणार्क का टेम्पल है, पुरी का टेम्पल है। इसको गंग वंश कहा जाता है और इसको सोमवंश या गंग वंश कहा जाता है। ये जगह कौन सी है? उड़ीसा के अंदर है। भारत के अंदर आपको उड़ीसा यहाँ दिखाई दे रहा है। उत्तर भारत के मंदिर नागर शैली के कहलाते हैं, दक्षिण भारत के मंदिर द्रविड़ शैली के कहलाते हैं। अगर दोनों शैलियों को अगर हम एक जगह कर दें और दोनों शैलियों की जो विशेषताएं होती है, जो उभर कर हमारे सामने आती है, वो वेसर शैली कहलाती है। यहाँ एक प्रतिहार वंश होता है, यहाँ राष्ट्रकूट वंश होता है, ये पाल वंश होता है। और तीनों को एक साथ मिला, तीनों का संबंध होता है। तीनों में जो 100 साल तक युद्ध चलता है उसमें गुर्जर प्रतिहार वंश विजयी होता है। यहाँ सोमवंश और गंग वंश में 3 मंदिरों का हमने उल्लेख कर लिया था। सबसे पहले हमने किसका उल्लेख किया था? गुर्जर प्रतिहार वंश में मंदिरों का जो उल्लेख हुआ था उसका हमने उल्लेख कर लिया था। उसके बाद हमने पाल वंश के मंदिरों का उल्लेख कर लिया था और कारकोट व उत्पल वंश का कर लिया था तीसरे नंबर पे। और हमने सोमवंश और गंग वंश के 3 मंदिर जो पूरे भारत में फेमस माना जाता है। भुवनेश्वर का मंदिर है, कोणार्क का मंदिर है, पुरी का मंदिर है। ये अपने आप में एक अनुपम उदाहरण है बच्चों। अब हम सोलंकी वंश के राजाओं ने जो कौन कौन से मंदिर बनाए थे। सोलंकी वंश कहाँ पर स्थित है? ये गुजरात, राजस्थान से बिल्कुल सटा हुआ जो क्षेत्र है वो कौन सा क्षेत्र कहलाता है बच्चों? ये गुजरात कहलाता है। और गुजरात में कौन से शैली के मंदिर बने हुए हैं? सोलंकी यहाँ कौन राजा शासन करते थे? यहाँ सोलंकी राजा शासन करते थे। सोलंकी राजाओं ने कौन कौन से मंदिर बनवाए थे? सोलंकी राजाओं ने मध्यकालीन भारत की संस्कृति के अंदर जो नागर शैली थे, नागर शैली में कौन कौन से मंदिर बनवाए थे? तो देलवाड़ा का जैन मंदिर, सिरोही का जो माउंट आबू है वहाँ पे किसका मंदिर बना था? देलवाड़ा का सिरोही मंदिर। देलवाड़ा का सिरोही मंदिर बना हुआ। कौन सा मंदिर बना हुआ बच्चों? देलवाड़ा का सिरोही मंदिर बना हुआ। और उसके बाद तरंगा, जालोर और मोढेरा। तरंगा, जालोर, मोढेरा। तरंगा का मंदिर बना है। जालोर के अंदर नागर शैली के मंदिर बने हुए। मोढेरा का शिव मंदिर। किसका? मोढेरा का शिव मंदिर। सोलंकी राजाओं के द्वारा जो मंदिर बनवाए गए थे बच्चों, उसमें 1 बाई 1 करके हम देखें तो पहले देलवाड़ा का सिरोही में यानी माउंट आबू के अंदर देलवाड़ा के जैन मंदिर बने हुए हैं। तरंगा का मंदिर बना हुआ है। जालोर सुगड़ी नदी के किनारे पर जो जालोर का दुर्ग बसा हुआ है। कान्हड़ देव जो थे वो यहाँ के सबसे फेमस राजा थे। जालोर में कीर्तिपाल ने जालोर की स्थापना 1182 ईस्वी के अंदर की थी। कीर्तिपाल को नैण सिंह ने कीतु भी कहा था। नैण सिंह कौन था बच्चों? ये राजस्थान का अब्बुल फजल कहलाता है। राजस्थान का अब्बुल फजल नैण सिंह को किसने कहा था? नैण सिंह को राजस्थान का अब्बुल फजल मुंशी देवी प्रसाद ने कहा था। अब भाई लोग आप मुझसे पूछोगे सर ये मुंशी देवी प्रसाद बीच में से कहाँ आ गया? तो मुंशी देवी प्रसाद जो है ये मारवाड़ का राजा जसवंत सिंह का दरबारी कवि था। मुंशी देवी प्रसाद की हत्या अजीत सिंह ने कर दी थी। यह वही मुंशी देवी प्रसाद है जिसने मुड़ौत नैण सिंह को राजस्थान का अब्बुल फजल कहा था। मुड़ौत नैण सिंह ने ही कीर्तिपाल को प्रेम से कीतु कहा था। और जंगल में होने के कारण ये जाबाली प्रदेश भी कहलाता था। जालोर जो है बच्चों, यहीं जालोर में जाबल ऋषि रहते थे, इसी कारण उसको जाबल ऋषि कहते थे। और स्वर्णगिरी पर्वत का नाम क्या था? स्वर्णगिरी पर्वत था। इसलिए यहाँ के राजपूत राजा सोनगरा शासक कहलाते थे। कौन से शासक कहलाते थे बच्चों? सोनगरा शासक कहलाते थे। तो यहाँ जालोर में जो मंदिर बने हुए हैं वो कौन से? नागर शैली के मंदिर बने हुए हैं। और नागर शैली के मंदिरों में देलवाड़ा का सिरोही का मंदिर है, तरंगा का मंदिर है,
जालोर में नागर शैली के मंदिर है, मोढेरा का सूर्य मंदिर बना हुआ है। ये सब सोलंकी राजाओं ने बनवाए थे। कौन से राजाओं ने बनवाए थे? सोलंकी राजाओं ने बनवाए थे। सोलंकी राजवंश, सोलंकी राजा कहाँ के थे? गुजरात के रहने वाले थे। कौन सी जगह के रहने वाले थे बच्चों? गुजरात के रहने वाले थे। अब चंदेलों की अगर हम बात करें तो चंदेल वंश में चंदेल वंश कहाँ पर, ये जो आपको दिख रहा है बच्चों, ये एमपी है। एमपी यानी मध्य प्रदेश।